स्वागत है आप सभी का फॉरेस्ट गार्ड की क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो काफ़ी कमेंट यहाँ पर आ रहा है कि सर मैं अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो हो सकता है आपने जो है फ़ीस पेमेंट ना किया हो, इस वजह से आपको यहाँ पर जो है एडमिट कार्ड रोक दिया गया है। तो फ़ीस पेमेंट नहीं किया होगा आपने, यहाँ पर आप जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो आज बात करें फॉरेस्ट्री के, यहाँ पर जो है मैंने 100 क्वेश्चन लिया है, यूपी जीके का 50 क्वेश्चन और कंप्यूटर के यहाँ पर जो है मैंने 20 क्वेश्चन और बायोलॉजी के यहाँ पर 15 क्वेश्चन। तो हमारा आज की क्लास में लगभग आपकी 1.5 घंटे की क्लास होगी। और यहाँ पर जो है परीक्षा से रिलेटेड यहाँ पर जो है जैसे 5 ऑप्शन वाला स्टैम्प आयोग जो है पेपर बना रहा है, उसी को यहाँ पर जो है आधार मानकर हम ये मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। और चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो कह रहा कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति पहली बार कब घोषित की गई थी। तो 5 ऑप्शन आपके पास हैं, क्योंकि आयोग ऐसे ही यहाँ पर जो है 5 ऑप्शन वाला पेपर बना रहा है। तो यहाँ पर बात करें तो हमारा हो जाएगा 1894। बात है ब्रिटिश काल की, कब की बात है आपकी? ब्रिटिश काल की। ब्रिटिश काल में ब्रिटिश काल में सन 1894 में पहली बार भारत की वन नीति घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य यह था कि वनों का नियंत्रण सरकार के अधीन लाना था। और स्वतंत्रता के बाद एक नई नीति आई जो कि 1952 में, और आपकी एक और आई जो कि आपकी 1988 में बनी थी। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है दूसरा नंबर प्रश्न, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर वन क्षेत्र है। तो यहाँ पर बात करें, देखिए 2023 आंकड़े के अनुसार यहाँ पर जो है लेटेस्ट पैटर्न पर, तो यहाँ पर बात करें तो आपका 21.71% पर। तो यहाँ पर बात करें ISFR, इसका मतलब 2023 के अनुसार। तो यहाँ पर ISFR का मतलब क्या है? तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत का लगभग 21.71% पर आपका यहाँ पर वन क्षेत्र जो आपका है वह अवेलेबल है। और इसका लक्ष्य क्या है कि 33% भाग पर जो है वन का यहाँ पर जो है क्षेत्रफल होना चाहिए, यानी हम कह सकते हैं 1/3 भाग पे। आगे यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न है। तो बाकी नीचे ऑप्शन आपके दे रखे हैं। कह रहा है कि वन सर्वेक्षण का कार्य कौन सी संस्था करती है। तो चलिए ऑप्शन हम यहाँ पर देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ पर कि है वन सर्वेक्षण का कार्य कौन सी संस्था करती है। तो एक ऑप्शन आपका ऊपर था नीति आयोग, बाकी 4 ऑप्शन आपके यहाँ नीचे हैं। तो ये आपकी करती है FSI। FSI का मतलब होता है फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो क्या करती है, और यहाँ पर ये आपकी हर 2 वर्ष में, कब? हर 2 वर्ष में जो है वन क्षेत्र की स्थिति का रिपोर्ट जो है प्रकाशित करती है। और ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो FCI आपका जो है, FCI की बात करें तो आपका देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में है। और देहरादून कहाँ पर है? देहरादून आपका उत्तराखंड में है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। कह रहा कि साल वृक्ष का यहाँ पर वैज्ञानिक नाम क्या है। साल वृक्ष का यहाँ पर वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साल वृक्ष का यहाँ पर होता है आपका सुरई रोस्टा। क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पर देखिए सुरई रोस्टा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। साल वृक्ष भारत के उत्तर और मध्य भाग में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है आपका सुरई रोस्टा। ये आपकी क्या होती है? एक आपकी कठोर लकड़ी होती है। कैसी लकड़ी होती है? एक कठोर लकड़ी जो है यह वृक्ष आपका प्रदान करता है। आगे देखिए, कैरेक्टिक यानी सागौन वृक्ष किस प्रकार की लकड़ी देता है। तो टिक यानी सागौन जो है किस प्रकार की लकड़ी देता है? कि आपकी एक कठोर लकड़ी देता है। अब ये कठोर लकड़ी आपका देखिए इसे कहते हैं क्या? तो टेकोना। क्या कहते हैं? टेक्टोना, टेक्टोना ग्रैंडिस, टेक्टोना ग्रैंडिस, टेक्टोना ग्रैंडिस, टेक्टोना ग्रैंडिस। ये क्या देता है? ये अत्यंत आपका मजबूत लकड़ी देता है। कैसा? मजबूत और टिकाऊ लकड़ी देता है। अब ये मजबूत और टिकाऊ लकड़ी देता है जिससे इनकी दीर्घायु जो होती है वे बहुत लंबे समय तक चलते हैं। खासकर इसका जो लकड़ी का यूज करते हैं वो फर्नीचर के काम में जो है अच्छा माना जाता है इस लकड़ी को। इस वजह से जो है यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए 6 नंबर देखते हैं। कह रहा वनों की कटाई से संबंधित अधिक कौन सी पर्यावरणीय समस्या है। तो यहाँ पर जो है मृदा अपरदन। जब वनों की कटाई अत्यधिक मात्रा में हो जाएगी तो मिट्टी क्या हो जाएगी? मिट्टी ढीली पड़ जाती है। कैसी?
तो यहाँ पर मिट्टी जो होती है फिलहाल वह ढीली पड़ जाती है, जिससे अगर वर्षा यहाँ पर काफ़ी अत्यधिक हो जाए तो यहाँ पर मृदा का बहाव होने लगता है, यानी मिट्टी का कटाव यानी बहाव होने लगता है, तो इसी को मृदा अपरदन कहते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि वनों की वृद्धि की माप किस इकाई में की जाती है। तो यहाँ पर वनों की जो है वृद्धि की माप जो है किस इकाई में की जाती है, तो 5 ऑप्शन आपके पास हैं, लेकिन हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना वह घन मीटर प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष। कौन सा? घन मीटर आपका प्रति हेक्टेयर वर्ष। अब वन वृद्धि दर लकड़ी की मात्रा में मापी जाती है, जिसे घन मीटर प्रति हेक्टेयर की प्रति वर्ष में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कह रहा कि वनस्पति की ऊंचाई के अनुसार कौन सा वन आपका सर्वोच्च होता है। तो वनस्पति की ऊंचाई के अनुसार कौन सा यहाँ पर वन सर्वोच्च होता है, तो ये आपका सदाबहार आपका जो है वर्षा वन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सदाबहार वर्षा वन। अब इसकी ऊंचाई की बात कर लें तो ये आपका 60 मीटर, कितना? ये आपका 60 मीटर तक आपका जो क्या होता है ऊंचा होता है। ये आपका वर्ष भर हरे रहते हैं, ये वर्ष भर हरे भी रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे 9 नंबर है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का यहाँ पर मुख्य उद्देश्य आप सभी से पूछा जा रहा है, तो ये आपका होता है क्या? जैव विविधता संरक्षण होता है। क्या होता है? जैव विविधता संरक्षण होता है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र वह क्षेत्र होते हैं जहाँ मनुष्य और प्रकृति के, कौन से? जहाँ पर मनुष्य और आपके मनुष्य और प्रकृति के बीच जो है संतुलन आपका जो है बनाकर जैव विविधता जो है क्या जैव विविधता को संरक्षित किया जाता है, यानी मनुष्यों और प्रकृति के बीच संतुलन बनाकर जैव विविधता को यहाँ पर संरक्षित किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि आपका साइल्विकल्चर का अर्थ क्या है। तो ये आपका पिछले भी मॉक टेस्ट में आया था साइल्विकल्चर की बात। तो यहाँ पर हो जाएगा वृक्षों की खेती और देखभाल का विज्ञान है। क्या है? तो साइल्विकल्चर जो है वनों की वृद्धि, उनका प्रबंधन और उनका पुनर्जनन का एक विज्ञान है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कह रहा है 11 नंबर, भारत में वन अनुसंधान संस्था यानी FRI कहाँ स्थित है। FRI का मतलब होता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होता है? FRI का मतलब होता है आपका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आपका कहाँ पर है फिलहाल? देहरादून। देहरादून कहाँ है? यहाँ पर उत्तराखंड में। और इसकी स्थापना होती है साथियों 1906 ईस्वी में स्थापित हुआ था, और ये भारत में वानिकी अनुसंधान का प्रमुख केंद्र है। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, वनों के संरक्षण हेतु वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो वनों के संरक्षण हेतु वन्य जीव संरक्षण कब जो है आपका लागू हुआ, तो आपका सन 1972 में। कब? अगर इसका उद्देश्य क्या था, अगर उद्देश्य आपसे पूछा जाए, इस अधिनियम का यह उद्देश्य था कि देश के वन्य जीवों और उनके आवास का संरक्षण करना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कह रहा कि वनों में प्राकृतिक पुनर्जनन किससे होता है। तो वनों में प्राकृतिक पुनर्जनन किससे होता है, तो देखिए अगर पुनर्जनन की बात करें तो पुनर्जन्म का मतलब आप समझते हैं कि यहाँ पर जो है इंसान का पुनर्जन्म हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर बात करें तो आपका जो है पेड़ पौधे होते हैं, जैसे उनके बीजों से जो है उनका पुनर्जन्म होता है। जैसे अगर बात करें आम की, यहाँ पर आम की गुठली को अगर आप खा कर फेंक देते हैं तो गुठली क्या होती है? गुठली एक पौधा बनती है और पौधे से एक पेड़ तैयार होता है। तो इनका एक पुनर्जन्म होता है आपका बीजों के माध्यम से। यहाँ पर सी विकल्प राइट हो जाएगा। जैसे पुनर्जन्म वृक्षों के बीज गिरने और उनके अंकुरित होने से होता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, कह रहा वनों को हरित स्वर्ण क्यों कहा जाता है। वनों को वनों का हरित हरित स्वर्ण किसे कहा जाता है, यानी कि आपका यहाँ पर ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है। इंग्लिश में ग्रीन गोल्ड कह सकते हैं। तो ग्रीन गोल्ड यहाँ पर कह सकते हैं हम बाँस को। क्यों? क्योंकि बाँस जो आपका होता है सर जी, बाँस जो होता है बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और यह बात करें तो बाँस कौन सी प्रजाति में आता है, तो बाँस जो है घास की प्रजाति में आता है। ध्यान दीजिएगा, बाँस को कभी आप जो है पेड़ मत समझ लीजिएगा। यह जो है आपका घास की प्रजाति में बाँस आता है, और इसे हरित स्वर्ण कहते हैं हम, क्योंकि ये आपका बहुत तेज़ी से बढ़ता है और क्या है, इनसे अनेक उत्पाद आपके बनते हैं। आगे देखिए कह रहा है 15 नंबर, वन प्रबंधन का मूल उद्देश्य यहाँ पे पूछा जा रहा है। वन प्रबंधन का मूल उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर जो है पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आधुनिक वन प्रबंधन केवल लकड़ी उत्पादन पर नहीं आपका है, बल्कि ये आपका प्राकृतिक संतुलन और जैव विविधता पर आपका जो है केंद्रित होता है। तो यहाँ पर आपका पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा कि वनस्पति में सोशल फॉरेस्ट्री की अवधारणा किसने दी थी। वनस्पति में सोशल फॉरेस्ट्री की अवधारणा किसने दी थी। तो एक वैज्ञानिक थे, एक थे आपके कौन, तो MS स्वामीनाथन थे। ये आपके सोशल वानिकी थे
और ये सोशल फॉरेस्ट्री की अवधारणा लाने, लोगों को वनों से जोड़ने हेतु इन्हें जो है आपकी जो है अवधारणा दी थी किसने? तो एम एस स्वामीनाथन ने। सामाजिक वानिकी की अवधारणा लोगों को वनों से जोड़ने हेतु दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कह रहा कि 17 नंबर, वन अग्नि यानी फॉरेस्ट फायर से मुख्यतः क्या प्रभावित होता है? तो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र, क्या? हमारा पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें बात करें पौधे शामिल होते हैं, जीव जंतु होते हैं, मिट्टी होती है, वायु, ये सभी प्रभावित होते हैं। ये आपकी पारिस्थितिकी तंत्र को असंतुलित करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कह रहा भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पर सर जी आपका यहाँ पर हो जाएगा नीलगिरी। कौन सा? नीलगिरी बायो रिजर्व। आपकी बात करें तमिलनाडु, कहाँ पर? तमिलनाडु, केरल, केरल और आपका कर्नाटका, ये भारत का सबसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे आपका 19 नंबर प्रश्न की ओर। वन विभाग की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो यहाँ पर 3 ऑप्शन इधर दिख रहे हैं आपके सामने, बाकी 2 ऑप्शन आपके पास नीचे हैं। तो यहाँ पे वन विभाग की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो वन विभाग की स्थापना होती है आपकी 1864 में। 1864 में भारत में वन विभाग स्थापित हुआ था। और ये आपका एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आपका डेटरीच। इनका नाम था डेटरीच, डेटरीच ब्रैंडिस, डेटरीच ब्रैंडिस पहले जो है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बने थे। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 20 नंबर। कह रहा ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत कब हुई थी? ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी सन 1990 में। यानी इसका उद्देश्य था स्थानीय समुदायों को वन वन संरक्षण में भागीदारी बनाना था। कह रहा कि वनों के अध्ययन के लिए कौन सी शाखा जिम्मेदार होती है? वनों के अध्ययन के लिए कौन सी शाखा यहाँ पर जिम्मेदार होती है? तो यहाँ पर आपको बात करेंगे फॉरेस्ट्री। कौन सी? फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री विज्ञान वनों की संरचना, वृद्धि, प्रबंधन और संरक्षण का अध्ययन कराती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कह रहा भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर जो है अगर क्षेत्रफल की बात करें 77,493 वर्ग आपका किलोमीटर में फैला है, जो देश में सबसे अधिक है। वन जीवों की रक्षा हेतु प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 23 नंबर प्रश्न। वन जीवों की सुरक्षा हेतु प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? ये आपकी शुरुआत होती है सन 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी, ताकि बाघों की संख्या में हो रही जो गिरावट है उनको रोका जा सके। कह रहा कि वृक्षारोपण दिवस यानी वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव सप्ताह यानी जुलाई के प्रथम सप्ताह में, यानी 1 से 7 जुलाई तक जो है ये आपका मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। कह रहा वनों में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? वनों में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो फिलहाल आपका होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, जिससे वातावरण जो है शुद्ध हो जाता है। कह रहा कि भारत में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कितने वर्ष के अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है? तो मैंने आप सभी को बताया था कि यहाँ पर प्रत्येक 2 वर्ष में। कब? प्रत्येक यहाँ पर 2 वर्ष में जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया प्रत्येक 2 वर्ष में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जिसे पूरे देश को वन क्षेत्र का विश्लेषण किया जाता है। यहाँ पर आपको प्रत्येक 2 वर्ष में। कह रहा कि वन मृदा में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वन मृदा में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यहाँ पर नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। वन में सड़ी गली पत्तियाँ और जैविक पदार्थों के कारण नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन की मात्रा आपकी 78% यहाँ पर होती है। कह रहा है वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो वन संरक्षण अधिनियम आपका लागू होता है
सन 1980 में। कब? सन 1980 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फॉरेस्ट कन्वर्सेशन एक्ट 1980 में पारित हुआ था ताकि वन भूमि को अन्य उपयोगी परिवर्तित जो आपका वनों को अन्य उपयोगियों के लिए जो यहाँ पर रखा जाता है उनका परिवर्तन यहाँ पर रोका जा सके। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा कि रेड आपके सैंडलवुड किस राज्य में प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो रेड सैंडलवुड जो है किस राज्य में पाया जाता है? यहाँ आपके पास 5 ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर बात करें, ये आपका आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। रेड सैंडलवुड जो है आंध्र प्रदेश के चित्तूर, आंध्र प्रदेश के चित्तूर और कहाँ? तो आपका आपका कडप्पा आदि क्षेत्रों में पाया जाता है और ये अत्यंत आपका मूल्यवान लकड़ी होती है। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। कह रहा कि आपका वनों में कैनोपी शब्द का अर्थ क्या है? तो कैनोपी आप सभी ने पहली बार सुना होगा, लेकिन कैनोपी की बात करें तो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे एयरटेल वाले, जियो वाले या वोडाफोन वाले एक बड़ा सा क्या लगा लेते हैं, एक बड़ा सा छाता लगा लेते हैं और उसके नीचे वो रहकर आपका जो है एयरटेल और जियो और वोडा का यहाँ पर जो है सिम को पोर्ट करते हैं। तो ये उसी से रिलेटेड है, लेकिन हम यहाँ पर जो है वन विज्ञान पढ़ रहे हैं ना, तो इसका जो शब्द हो जाएगा यहाँ पर वृक्ष की जड़ तना दे रखा है। लेकिन यहाँ पर देखिए आगे ऑप्शन यहाँ पर देखिए देखने को मिलेगा आपका वृक्षों के शीर्ष छत्राकार आपका जो है परत हो जाएगा। यानी वृक्षों के ऊपरी जो भाग होता है, यहाँ पर जो पत्तियाँ जहाँ होती हैं इस तरह के, वह पत्तियाँ शाखाएँ जो छाया जैसी परत बन जाती है उसे हम कैनोपी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कास्ट घनत्व यानी वुड डेंसिटी का वो मापा जाता है। तो ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में। किसमें? ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कह रहा भारत का सबसे घना वन क्षेत्र किस राज्य में है? घनत्व के अनुसार बताना है आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है 79% से अधिक जो है यहाँ पर वन क्षेत्र है, जो सबसे घना वन क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो। कह रहा है कि आपका कुंदरू, भिलावा और चिरौंजी किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? कुंदरू, भिलावा और चिरौंजी किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो आपके पाए जाते हैं यहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन में। कहाँ पर? यह मुख्यतः मध्य भारत के शुष्क पतझड़ी वन में पाए जाते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कह रहा कि बायोमास शब्द का अर्थ क्या है? बायोमास शब्द का अर्थ यहाँ पर अर्थ पूछा जा रहा है। तो जीवों की कुल द्रव्यमान क्या हो जाएगा? किसी क्षेत्र में उपस्थित जो सभी जीव हैं, जैसे आपके पेड़, पौधे, प्राणी, सूक्ष्म जीव, उसका कुल भार जो है बायोमास कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहा वनों के संरक्षण हेतु कौन सा कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र ने प्रारंभ किया था? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूएन आपका रीड प्रोग्राम। यानी इसका फुल फॉर्म होता है आपका रिड्यूसिंग इमर्शन फ्रॉम आपका डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट आपका डिग्रेडेशन। यानी ये संयुक्त राष्ट्र तो ये होता है आपका रिड्यूसिंग इमर्शन फ्रॉम आपका डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ये संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम है जो वन संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन घटाने में केंद्रित है। तो देखिए अभी तक बात करें, गला में थोड़ी सी परेशानी है, इस वजह से यहाँ पर क्लासेज जो है डिस्टर्ब हैं। कह रहा वनों की उत्पादकता को का अर्थ यहाँ पर क्या है? तो वनों की उत्पादकता का यहाँ पर अर्थ क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा कुल जैविक उत्पादन पर। किस पे? कुल जैविक उत्पादन पर। यानी किसी वन क्षेत्र में जैविक पदार्थ यानी बायोमास की वृद्धि दर को ही उत्पादकता कहा जाता है। यहाँ पर जो है बी ऑप्शन राइट होगा। कह रहा वन प्रबंधन में रोटेशन पीरियड क्या है?
तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, वह समय जब वृक्ष कटाई योग्य हो जाता है। तो किसी प्रजाति का वह वृक्ष वृक्षारोपण से लेकर कटाई योग्य तक आयु तक पहुँचने का जो है समय को रोटेशन पीरियड कहलाता है। जैसे किसी प्रजाति का वृक्षारोपण से लेकर यानी जब तक वृक्ष लग जाता है और उसकी कटाई और योग्य आयु तक पहुँचाने का समय उसके रोटेशन पीरियड कहलाता है। कैराटिक रोग जो है किस वृक्ष में पाया जाता है? तो ये आपका होता है शीशम में। किसमें? शीशम जो है टिक नामक पर्ण रोग का एक फफूंद होता है जो पत्तियों पर जो है धब्बा उत्पन्न करता है। वनों में क्लाइमेक्स वेजिटेशन का अर्थ क्या है? तो वनों में क्लाइमेक्स वेजिटेशन का अर्थ क्या है? तो यह हो जाएगा अंतिम स्थायी वनस्पति अवस्था। तो पारिस्थितिकी अनुक्रम में जब कोई क्षेत्र स्थिर वनस्पति समुदाय प्राप्त कर लेता है तो उसे क्लाइमेक्स आपका वेजिटेशन कहा जाता है। 40 नंबर है, कह रहा भारत में वनों का वर्गीकरण किसने किया था? तो आपके चैंपियन और सेठ कौन थे? चैंपियन और सेठ 1968 में। कब? 1968 में चैंपियन और सेठ ने भारत के वनों को जलवायु और वनस्पति के आधार पर 16 प्रकारों में वर्गीकृत किया था। कितना? 16 प्रकारों में वर्गीकृत किया था। किसने? चैंपियन और सेठ ने सन 1968 में। कह रहा रोजवुड किस वृक्ष की लकड़ी है? ये आपका हो जाएगा डल्बरेजिया सीसो। क्या? डल्बरेजिया सीसो। तो रोजवुड क्या होती है? एक मूल्यवान लकड़ी होती है। कैसी? रोजवुड आपकी एक मूल्यवान लकड़ी होती है जो दक्षिण भारत में पाई जाती है। कहाँ पर? दक्षिण भारत में पाई जाती है। करा वनों में आपका साइल्बो पशुपालन का तात्पर्य क्या है? वनों में साइल्बो पशुपालन का तात्पर्य क्या है? तो ये आपका हो जाएगा वृक्षों और घास पशुओं का संयुक्त उपयोग हो जाएगा। साइल्बो पशुपालन एक ऐसी मॉडल होता है जिसमें वृक्षों की छाया के नीचे चारा उगाकर पशुपालन किया जाता है। आगे है, कह रहा मैंग्रोव फॉरेस्ट अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव फॉरेस्टर अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके पाए जाते हैं नदी के मुहावनों पर। कहाँ पर? मैंग्रोव वन खारे जल के मुहावने पर पाए जाते हैं, जैसे सुंदरबन डेल्टा हो गया, गोदावरी हो गया और कृष्णा आदि आदि जगहों पर आपके पाए जाते हैं नदी के मुहावनों पर। करा कि आपका देवदार वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? देवदार वृक्ष का यहाँ पर जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका होता है आपका सर्टस देवदारा। क्या होता है? सर्टस देवदारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देवदार वृक्ष हिमाचल के शीतोष्ण वनों में पाए जाते हैं और इसकी लकड़ी जो है सुगंधित और टिकाऊ होती है। कह रहा कि आपका इकलाइपट वृक्ष का हिंदी में क्या कहते हैं? यूकलाइप्टस वृक्ष को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नीलगिरी। क्या कहते हैं? इसे है नीलगिरी कहते हैं। नीलगिरी वृक्ष को अंग्रेजी में हम यूकलाइप्टस कहते हैं। इसका सुगंधित पत्तियाँ सुगंधित पत्तियों से तेल निकाला जाता है। कह वनों में एग्रो फॉरेस्ट्री का उद्देश्य क्या है? वनों में एग्रो फॉरेस्ट्री का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य कृषि और वानिकी का संयुक्त उपयोग। कृषि और वानिकी का आपका संयुक्त उपयोग। एग्रो फॉरेस्ट्री प्रणाली में कृषि फसलों के साथ वृक्ष उगाकर भूमि का बहुउद्देशीय उपयोग किया जाता है। कह रहा वनों के क्षेत्रफल को मापने के लिए कौन सी इकाई उपयोग की जाती है? तो आपकी होती है वर्ग किलोमीटर। कौन सी? राष्ट्रीय स्तर पर वन क्षेत्र को वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कह रहा लैक किससे प्राप्त होता है? लैक जो होता है वह किससे प्राप्त होता है? लैक जो है आपका कीट से। किससे? लैक एक प्राकृतिक रेजिन है जो लैक कीट द्वारा वृक्षों की डालियों पर स्रावित आपकी की जाती है। कह रहा वनों के विनाश से किस गैस की मात्रा वातावरण में बढ़ती है?
तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वृक्ष जो है कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और वनों के काटने से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जो है आपकी होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कह रहा कि चंदन वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका होता है आपका सटानम एल्बम। क्या होता है? सटानम एल्बम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। चंदन वृक्ष की लकड़ी जो सुगंधित सुगंधित तेल निकाला जाता है, जिसका उपयोग जो है इत्र बनाने में, औषधि बनाने में और पूजा सामग्री में उपयोग होता है। कह रहा कौन सा वन क्षेत्र शुष्क ड्राई जलवायु में पाया जाता है? तो कौन सा वन क्षेत्र है जो शुष्क यानी ड्राई जलवायु में पाया जाता है? तो आपका कांटेदार झाड़ीदार वन होता है। कौन सा? कांटेदार झाड़ीदार वन होता है। और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में नमी की कमी होती है, इसलिए यहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ जैसे बबूल, कीकर, खेजड़ी आदि उगते हैं। रेड सेंडर्स किस प्रकार की लकड़ी है? रेड सेंडर्स यहाँ पर किस प्रकार की लकड़ी है? तो ये आपकी जो होती है कठोर लाल लकड़ी होती है। रेड सेंडर जो है आपकी अत्यंत मूल्यवान लकड़ी होती है, जो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक बांस उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे अधिक बांस उत्पादन किस राज्य में होता है? तो फिलहाल आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश में बांस उत्पादन में अग्रणी है। पूर्वोत्तर भारत को इसे बांस का भूमि कहा जाता है। कह रहा वनस्पति उत्तराधिकार यानी प्लांट सक्सेशन। तो वनस्पति उत्तराधिकार का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर होता है एक वनस्पति समुदाय के दूसरे द्वारा आपका प्रतिस्थापन, यानी यहाँ पर एक पारिस्थितिकी प्रक्रिया है जिसे समय के साथ एक वनस्पति समुदाय दूसरे समुदाय से बदला जाता है। एग्रो फॉरेस्ट्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? एग्रो फॉरेस्ट्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा फसल के साथ पेड़ और पशुपालन का सम्मिलन। एग्रो फॉरेस्ट्री में भूमि का उपयोग बहुउद्देश्य रूप में किया जाता है, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ और पर्यावरण संतुलन जो है मिलता है। करक वृक्षारोपण दिवस भारत में पहली बार कब मनाया गया था? तो 1950 में डॉक्टर के एम मुंशी के द्वारा। किसके द्वारा? तत्कालीन कृषि मंत्री डॉक्टर के एम मुंशी ने 1950 में वन महोत्सव की शुरुआत की थी। कह कौन सा वृक्ष लेटेक्स प्रदान करता है? तो यहाँ पर आपका होता है रबर। कौन सा? रबर वृक्ष जो है, रबर वृक्ष से प्राप्त रस को लेटेक्स कहते हैं, जिससे प्राकृतिक रबर बनाया जाता है। कह किस वृक्ष को वृक्षों का डॉक्टर कहा जाता है? तो आप लोगों ने नीम का नाम नाम देखा भी होगा, नीम को, और नीम का नाम सुना होगा। तो इसका जो है आपका वैज्ञानिक नाम होता है आज़ादी रचिता और आपकी इंडिका, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके अनेक औषधीय गुण के कारण यह वायु को शुद्ध करता है और कीटनाशक भी होता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। वनों का पिता यानी फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सर डेट्रिज ब्रांडिस को। तो सर डेट्रिज ब्रांडिस को। सर डेट्रिज ब्रांडिस भारत का पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट थे। सन 1864 में उन्हें भारतीय वानिकी का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 1864 में वह क्या थे? तो वह फॉरेस्ट्री जनरल इंस्पेक्टर थे। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कह रहा कौन सी गैस वनों द्वारा वातावरण से अधिक मात्रा में अवशोषित की जाती है? यहाँ पर होता है कार्बन डाइऑक्साइड। वन प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव को कम होता है। वन उत्पादन कितने प्रकार होते हैं? वन उत्पाद कितने प्रकार होते हैं?
ये आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने? ये आपके केवल दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका प्रमुख होता है, दूसरा आपका गौण होता है। तो वन आपके प्रमुख वन उत्पादनों में लकड़ी, बाँस आदि आते हैं, जबकि गौण गौण वन उत्पादन में, जैसे पहले में आपका पहले वन उत्पादन में लकड़ी, बाँस आते हैं, जबकि गौण वाले में राल, गोंद, लाख, फल, पत्तियाँ आदि शामिल होते हैं। किस वृक्ष की लकड़ी से माचिस की तिल्लियाँ बनाई जाती हैं? किस वृक्ष की लकड़ी से माचिस की तिल्लियाँ बनाई जाती हैं? तो ये आपका होता है पापलर। पापलर वृक्ष की लकड़ी हल्की होती है, जिससे माचिस की तिल्लियाँ, आपकी माचिस की तिल्लियाँ और आपकी क्या है, तो प्लाई बोर्ड यहाँ पे बनाया जाता है। क्या? तो प्लाई बोर्ड यहाँ पर जो है आपके बनाए जाते हैं। तिल्लियाँ और आपके प्लाई बोर्ड बनाए जाते हैं पॉपुलर के वृक्ष से। कह रहा वनों का सबसे अधिक महत्व किस कारण से है? तो वनों का सबसे अधिक महत्व किस कारण से है? तो ऑप्शन आपके पास नीचे है। यहाँ पर जलवायु संतुलन से। किससे? जलवायु संतुलन से। तो वन जो है कार्बन चक्र को नियंत्रित करते हैं और तापमान और वर्षा कराने में प्रभाव डालते हैं, जिससे जो है जलवायु संतुलित रहती है। कह रहा हुआ कि वनों में कैनोपी शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर वृक्ष की शीर्ष छत्राकार परत आपकी होती है। पहले मैंने क्वेश्चन आपको बताया था। कह रहा कि मृदा अपरदन को रोकने में कौन सा वृक्ष सर्वाधिक उपयोगी है? तो यहाँ पर हो जाएगा बांस। कौन सा? बांस हो जाएगा। देखिए बांस कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। तो बांस की जड़ें जो है गहरी और आपके फैलावदार होती है, जो मिट्टी को बांध कर रखती है और अपरदन को यहाँ पर रोकती है। सोशल फॉरेस्ट्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सोशल फॉरेस्ट्री कार्यक्रम के यहाँ पर उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो ग्रामीणों की आवश्यकता हेतु वनीकरण। ऑप्शन नंबर बी। तो सामाजिक वानिकी के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन, चारा और लकड़ी की पूर्ति हेतु वृक्ष लगाए जाते हैं। कह रहा कौन सा वृक्ष नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो ये आपका होता है बबूल। कौन सा? बबूल। बबूल यानी बबूल की जड़ों में आपका राइजोबियम जीवाणु होते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। कह रहा कि भारत में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कितने वर्ष में एक बार प्रकाशित होती है? तो ये आपका प्रत्येक 2 वर्ष में। कब? प्रत्येक 2 वर्ष में यहाँ पर जो है हर 2 वर्ष में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। कह रहा कि वनों में इको टूरिज्म का उद्देश्य क्या है? तो जलवायु और वर्षा। क्या? तो जलवायु और वर्षा। 1 मिनट, आपको 69 नंबर है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा पर्यावरण, शिक्षा और संरक्षण। इको टूरिज्म का लक्ष्य है कि आपका पर्यटक प्रकृति के प्रति संवेदनशील रहें और स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ मिले। भारत में वनों का वर्गीकरण का आधार क्या है? भारत में वनों का वर्गीकरण के आधार क्या है? तो जलवायु और वर्षा के आधार पर। भारत में वनों का वर्गीकरण मुख्यतः जलवायु और वर्षा की मात्रा पर आधार पर किया जाता है, जिसमें चैंपियन और सेठ वर्गीकरण है। कौन? चैंपियन और सेठ का नाम मैंने बताया था। इन्होंने ही जो है 16 प्रकार के वनों के रूप में इन्हें जो है वर्गीकरण किया है। करा राल किससे प्राप्त होता है? राल यानी रेसिन। ये आपके चीड़ से। किससे? चीड़ से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बात करें, आपका चीड़ हो जाएगा। चीड़ वृक्ष जो है, चीड़ वृक्ष से निकलने वाला चिपचिपा चिपचिपा पदार्थ जो होता है, उसको रॉल कहते हैं, जिसका उपयोग जो है आपका वर्निश और दवाओं में होता है। कह रहा वनों की अंधाधुंध कटाई से कौन सी समस्या सबसे पहले उत्पन्न होती है? तो आपका भूमि मरुस्थलीकरण। कौन सी? भूमि मरुस्थलीकरण। वनों की कटाई से मिट्टी बंजर हो जाती है और पौधों की कमी से नमी घटती है और भूमि मरुस्थली आपका हो जाता है। कह रहा वनों का जैविक कार्य कौन सा है? तो वनों का यहाँ पर जैविक कार्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन उत्सर्जन करना। तो वनों के जैविक कार्य प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन उत्सर्जन और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण। कह रहा वनों से लाख किस जीव द्वारा प्राप्त की जाती है? तो वनों से लाख किस जीव द्वारा प्राप्त की जाती है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 5 ऑप्शन है। ये आपका जो होता है लाख का कीट होता है। क्या होता है? लाख का कीट एक प्रकार का रेजिन होता है, जो लाख लाख
कीट द्वारा वृक्षों पर उत्सर्जित किया जाता है। इसका उपयोग जो है वर्निश और आभूषण बनाने में होता है। कह रहा भारत का प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, जिम कॉर्बेट। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका कहाँ पर, उत्तराखंड में है, और ये आपका 1936 में स्थापित हुआ था, और ये भारत का सबसे पहले आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब प्रारंभ किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 1992 में। हाथियों की सुरक्षा और उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण हेतु भारत सरकार ने प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में जो है शुरू किया था। किस वृक्ष को जीवित जीवाश्म कहा जाता है? यहाँ पर हो जाएगा जिंगो आपका बिलोबा। कौन सा? जिंगो बिलीबा। जिंगो बिलीबा लाखों वर्ष पुराना पौधा होता है जो आज भी पाया जाता है, इसलिए इसे आपका जीवित जीवाश्म कहा जाता है। अरे कौन सा वन्य जीव वन वन का वस्तुकार कहलाता है? कह रहा कौन सा वन्य जीव वन का वस्तुकार कहलाता है? तो यहाँ पर होता है आपका बीबर। तो बीबर यहाँ पर नदियाँ बनाता है, जिससे जलाशय बनता है, इसलिए इसे वन का वस्तुकार कहा जाता है। कह रहा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की नियुक्ति किस संस्था के अधीन होता है? तो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की नियुक्ति किस संस्था के अधीन होता है? तो राज्य वन, कौन से? तो राज्य वन विभाग के। किसके? राज्य वन विभाग के। प्रत्येक राज्य का वन विभाग अपने अधीनस्थ वन रेंज अधिकारी को नियुक्त करता है। करा कि आपका लघु वन उपज यानी आपका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कौन शामिल नहीं है? लघु वन उपज में कौन शामिल नहीं है? यहाँ पर सागौन की लकड़ी। सागौन एक आपका प्रमुख वन उपज है, जबकि अन्य बात करें आपका राल हो गया, लाख हो गया, गोंद हो गया, महुआ हो गया, ये आपके लघु वन उपज की श्रेणी में आते हैं। कह रहा कि कौन सा वृक्ष भारतीय रेल का प्रतीक वृक्ष माना जाता है? यहाँ पर हो जाएगा आपका बबूल। अब बबूल की लकड़ी रेल की पटरियों को स्लीपर बनाने में प्रयुक्त होता है, इसलिए इसे भारतीय रेल की प्रतीक वृक्ष कहा जाता है। कह रहा भारत में किस राज्य में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मिजोरम। मिजोरम राज्य के कुल क्षेत्रफल की लगभग बात करें 84 आपका 5 भाग जो है आपका वन क्षेत्र हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं। करा रेन फॉरेस्ट का मुख्य लक्षण क्या है? तो अधिक वर्षा और सदाबहार वृक्ष। ऑप्शन नंबर बी। वर्षा वन वह क्षेत्र होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है, जहाँ बात करें 200 सेंटीमीटर से यहाँ पर अधिक हो, और उसे जो है वृक्ष को सदाबहार वृक्ष कहते हैं। कह रहा है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कितनी अनुसूचियाँ बनाई गई हैं? टोटल आपकी 6। कितनी? टोटल 6 अनुसूचियाँ यहाँ पर बनाई गई है। और वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत 6 अनुसूचियाँ यहाँ पर जो है बनाई गई, जो विभिन्न जीव जंतुओं को सुरक्षा श्रेणी दी गई है। मैंग्रोव फॉरेस्ट अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव फॉरेस्ट अधिकतर कहाँ? तो आपके नदी के मुहावने पर। मैंने आपको बताया था ना, नदी मुहावने और तटीय क्षेत्रों पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। कह रहा कि कौन सा वृक्ष औषधीय वनस्पति के रूप में प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नीम। कौन सा? नीम। यहाँ पर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल गुण होता है, इसलिए इसे औषधीय वनस्पति कहा जाता है। कह रहा कि आपका वनों में क्लियर कटिंग का अर्थ क्या है? वनों में क्लियर कटिंग का यहाँ पर अर्थ पूछा जा रहा है। तो वनों में क्लियर कटिंग का अर्थ होता है आपका पूरे क्षेत्र के सभी वृक्षों को एक साथ कटाई। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। कह रहा कि वनों में क्लियर कटिंग का अर्थ क्या होता है? तो पूरे क्षेत्र के सभी वृक्षों को एक साथ कटाई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर कटिंग एक वनीकरण तकनीकी होती है, जिसमें एक निर्धारित क्षेत्र के सभी वृक्षों को एक साथ काटा जाता है। कह रहा कि आपका चिपको आंदोलन का संबंध किससे है?
तो यहाँ पर चिपको आंदोलन का संबंध पूछा जा रहा है। तो चिपको आंदोलन जो है आपका, ये वनों की रक्षा से संबंधित है। किससे? वनों की रक्षा से। अब बात है सन 1973 की। 1973 में उत्तराखंड में, जब आपका ये उत्तर प्रदेश में था, चमोली ज़िले में शुरू हुआ था। ये आंदोलन वनों की कटाई को रोकने हेतु जो है था। कह रहा कि कौन सा वृक्ष जलवायु शुद्धिकरण में सबसे अधिक सहायक होता है? यहाँ पर आपका पीपल का वृक्ष। कौन सा? पीपल का। पीपल जो है 24 घंटे जो है आपका क्या है, ऑक्सीजन जो है छोड़ता है और वातावरण से विषैली गैस को अवशोषित करता है। कह रहा वनों में पाए जाने वाले लायन टेल्ड मेकाक किस प्रकार के यहाँ पर जीव हैं? तो वनों में पाए जाने वाले लायन टल्ड मकाक किस प्रकार के जीव हैं? तो ये आपके क्या होते हैं? तो आपके स्तनधारी होते हैं। लायन टल्ग मकाक एक दुर्लभ प्रजाति का बंदर होता है जो केवल पश्चिमी घाट के वनों में पाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है? ये आपका एक तरह का क्या होता है? बंदर होता है। ये एक तरह का बंदर होता है जो केवल पश्चिमी घाटों के वनों में पाया जाता है। कह रहा कि कौन सा वन मानव निर्मित वन कहलाता है? तो कौन सा वन जो है मानव निर्मित वन कहलाता है? तो सामाजिक वानिकी वन। सामाजिक वानिकी वन तहत द्वारा मानव द्वारा वृक्षारोपण करके कृत्रिम वन तैयार किया जाता है। इस वजह से हमें सामाजिक वन कहते हैं, यहाँ पर जो मानव निर्मित वन हो। कह रहा रेन वाटर हार्वेस्टिंग वनों से कैसे जुड़ा हुआ है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वनों से कैसा जुड़ा हुआ है? तो वनों से जल संचयन में सहायता मिलती है। क्या होती है? वनों से जल संचयन में सहायता मिलती है, जिससे आपके जो भूजल स्तर ऊंचा रहता है और वर्षा जल जो है वर्षा जल संचयन प्रभावी होता है। कह रहा वनों में बायोमास शब्द किससे दर्शाता है? तो वनों में जो आपका बायोमास शब्द है वो किसे दर्शाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जीवों के कुल भार को। किसी भी क्षेत्र में पौधों और जानवरों की कुल जैविक द्रव्यमान को बायोमास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कह रहा भारत का सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो भारत का सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यहाँ पर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सभी अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ पर आपकी बात करें 25+ यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, इसलिए इसे भारत का टाइगर टेस्ट भी भारत का टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कह रहा कि वनों में रोटेशन पीरियड का अर्थ क्या है? तो वनों में आपका रोटेशन पीरियड का अर्थ क्या है? तो वृक्षों की वृद्धि और पूर्ण होने तक का समय। तो वृक्षों की वृद्धि और पूर्ण होने तक का समय जो है उसे रोटेशन पीरियड कहते हैं। कह रहे कौन सा वृक्ष अपनी छाल से कॉर्क प्रदान करता है? तो कौन सा वृक्ष जो है अपनी छाल से जो है कॉर्क प्रदान करता है? तो यहाँ पर चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। तो देखिए आपका 5 वृक्ष यहाँ पर दे रखे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ओक। कौन सा? ओक। कार्क ओक वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, जिसका उपयोग बोतल बंद करने और आपका इंसुलेशन में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहे हैं यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व का कौन सा क्षेत्र मानव गतिविधियों के लिए आरक्षित होता है? बायोस्फीयर रिजर्व का कौन सा क्षेत्र मानव गतिविधियों के लिए आपका आरक्षित होता है? यहाँ पर आपका हो जाएगा ट्रांजिशन जोन। कौन सा? ट्रांजिशन जोन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ट्रांजिशन जोन में नियंत्रण मानव गतिविधियाँ, कृषि, पर्यटन आदि को अनुमति होती है। कह रहा भारत में वन अधिकार अधिनियम यानी फॉरेस्ट राइट एक्ट कब लागू हुआ? तो भारत में वन अधिकार अधिनियम फॉरेस्ट राइट एक्ट कब लागू हुआ? तो 2006 में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियाँ और वह वनवासियों के पारंपरिक वन अधिकारों को मान्यता हेतु 2006 में यह अधिनियम लागू हुआ था। किस वृक्ष को पर्यावरण प्रहरी कहा जाता है? तो किस वृक्ष को यहाँ पर पर्यावरण का प्रहरी कहा जाता है, यानी रखवाला कह सकते हैं? ये हमारा होता है नीम का वृक्ष होता है। नीम का वृक्ष क्यों? क्योंकि नीम जो होता है वह वायु को शुद्ध करता है, कीट को नियंत्रण करता है और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखता है, इसलिए इस पर्यावरण का प्रहरी कहा जाता है। कह रहा है कि वनों के बिना पृथ्वी पर क्या सबसे पहले प्रभावित होगा? तो यहाँ पर ये जो वर्षा भी आपकी समय से नहीं होगी, जीव जंतु भी प्रभाव पड़ेगा, तापमान पर भी और पर्यावरण संतुलन पर भी। तो यहाँ पर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई। वनों के अभाव में वर्षा कम होगी, तापमान बढ़ेगा, वन्य जीव नष्ट होंगे और पर्यावरण संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। कह रहा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना नगर कौन सा है?
अब यहाँ से आपका यूपी जी के स्टार्ट है और 50 यहाँ पर जो है 50 यूपी जी के हम यहाँ पर जो है यूपी जी के हम कवर करेंगे। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना नगर यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज कहते हैं। तो यहाँ पर जो है इलाहाबाद प्रयागराज जिसे हम कहते हैं। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पहला नगर आपका जो है 1864 में इलाहाबाद में स्थापित किया था। बाद में आपका कानपुर और आपके लखनऊ आदि बने हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनार किला किस नदी के तट पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में जो आपका चुनार किला किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपके हैं गंगा के। किसके? तो चुनार किला मिर्ज़ापुर ज़िले में। कौन सा? चुनार किला जो आपका है वह मिर्ज़ापुर मिर्ज़ापुर ज़िले में गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसे राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। बाद में शेरशाह सूरी और अकबर ने इसका उपयोग किया था। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में नारायणी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में नारायणी देवी का जो प्रसिद्ध मंदिर है, ये आपका हो जाएगा गोंडा जिला। यह मंदिर देवी पाटन शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध है, जिसे माँ पार्वती के शक्तिपीठ में से एक माना गया है। कह रहा कि केलकर संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? केलकर संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो फिलहाल आपका कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में है। केलकर संग्रहालय आपके जेके टेम्पल के पास। किसके? जेके टेम्पल, यानी जेके जो आपका टेम्पल यानी मंदिर है, जेके टेम्पल के पास कानपुर में स्थित है, जहाँ औद्योगिक विकास और भारतीय कला वस्तुएं रखी गई हैं। कह उत्तर प्रदेश में कन्हाई चित्रकला शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपकी जो हो जाएगी मथुरा। यहाँ पर कन्हाई चित्रकला शैली मथुरा जनपद की पारंपरिक चित्र शैली है, जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित है। कह रहा कि कालिंदी नदी किस नाम से प्रसिद्ध है? कालिंदी नदी जो है किस नाम से प्रसिद्ध है 6 नंबर में? तो ये आपकी जो है यमुना नदी की। तो यमुना नदी का एक अन्य नाम है कालिंदी। इसका उद्गम यमुनोत्री से होता है और यह प्रयागराज में आपके गंगा से मिलती है। कह रहा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर एशिया का सबसे बड़ा अनाज मंडी के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो एशिया का सबसे बड़ा अनाज मंडी के लिए प्रसिद्ध है? तो चलिए फटाफट बताइए। यहाँ पर आपके लिए 5 ऑप्शन है। तो यहाँ पर हो जाएगा बरेली। बरेली और शाहजहाँपुर की मंडियाँ उत्तर प्रदेश के प्रमुख अनाज मंडियाँ हैं। बरेली विशेष रूप से धान और गेहूँ के लिए आपका प्रसिद्ध है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में धनुषधारी मंदिर स्थित है? धनुषधारी। तो उत्तर प्रदेश के जिले में धनुषधारी मंदिर स्थित है। यहाँ पर बात करें धनुषधारी कौन है, तो सर्वश्रेष्ठ धनुषधारी यहाँ पर भगवान राम हो जाएंगे। और भगवान राम कहाँ पर हैं? तो आपके जो है अयोध्या में। तो भगवान श्री राम का प्रसिद्ध धनुषधारी मंदिर अयोध्या में स्थित है, जो राम जन्मभूमि परिसर के जो आपके निकट है। कह रहा कि फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी निर्माण किसने कराया था? तो ये आपके अकबर ने कराया था। कि कौन था? तो अकबर। अकबर ने 1500 आपके 69 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था, जो कुछ समय के लिए उसकी राजधानी जो है बनी रही थी। कह रहा कि आपका सतरिक दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है? सतरिक दरगाह किस सूफी संत से यहाँ पर संबंधित है? तो यहाँ पर हो जाएगा शेख अहमद अब्दुल हक। कौन हो जाएंगे? शेख अहमद अब्दुल हक, ऑप्शन नंबर बी। बाराबंकी स्थित सतरिक दरगाह सूफी संत शेख अहमद अब्दुल हक से जुड़ी है और यह चिश्ती सिलसिले की प्रमुख आपकी दरगाह है। कह रहा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा मुरादाबाद। मुरादाबाद में पीतल उद्योग प्रमुख है, इसलिए इसे ब्रास सिटी, क्या ब्रास सिटी भी कहा जाता है। इसलिए इसे जो है ब्रास सिटी के नाम से जो भी है जाना जाता है। कह रहा उत्तर प्रदेश में अमरोहा किसके लिए प्रसिद्ध है? अमरोहा यहाँ पर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर जो है आपका आम और मछली के लिए। किसके लिए? आम और मछली के लिए। तो अमरोहा आम यानी आपका अमरा, 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 अमरा और
रोह यानी अमरोहा यहाँ से बना है, जहाँ पर आपका जो है आम और रोहू मछली से मिलकर बना है, जिसका प्रमुख उत्पाद होता है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी, रोहू की मछली और आम इसी से बना है आपका अमरोहा। कह रहा कि यहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पार्क कहाँ स्थित है? झांसी की रानी यहाँ पर लक्ष्मीबाई पार्क कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो है कहाँ पर है स्थित है? तो आपका लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। यह पार्क लखनऊ के हजरतगंज में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ के हजरतगंज 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 में स्थित है, और जिसे रानी लक्ष्मीबाई की स्मृति में जो है बनवाया गया था। कह रहा चंदौली जिला पहले किस जिले का हिस्सा था? तो ये आपका पहले जो था आपका वाराणसी का हिस्सा था। किसका? आपके वाराणसी जिले का यह एक हिस्सा था। चंदौली जिला सन 1997 वाराणसी से जो है सन 1997 में, कब? सन 1997 में। सन 1997 में ये जो है आपके वाराणसी से अलग करके बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कह रहा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कौन सा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए। स्थापित हुआ था 1887 में। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। पूर्व में इसे क्या कहा जाता था? ऑक्सफोर्ड कहा जाता था इलाहाबाद विश्वविद्यालय को, ऑक्सफोर्ड। कह उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय हुल कार्निवल कहाँ आयोजित होता है? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय हुल कार्निवल कहाँ आपका आयोजित होता है? तो ये आपका आयोजित होता है आपका झांसी में। यह कार्यक्रम झांसी में आयोजित किया जाता है, जिसमें लोक संस्कृति और आपका शौर्य प्रदर्शन होता है। कह रहा कि उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के निकट है? तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के निकट स्थित है? यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर हो जाएगी शारदा। शारदा। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है और शारदा नदी के तट पर फैला हुआ है। कहाँ पर? तो आपका दुधवा कहाँ पर है? तो लखीमपुर खीरी, जो कि आपका क्षेत्रफल के हिसाब से आपका सबसे बड़ा यहाँ पर जिला है। और यहाँ पर बात करें, यह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इसी जिले में स्थित है और शारदा आप नदी के निकट फैला हुआ है। कह उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सुगंध नगरी कहलाता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला यहाँ पर जो है सुगंध नगरी के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर है। तो यहाँ पर हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज में इत्र कन्नौज में इत्र और आपके सुगंधित तेलों का सबसे पुराना उद्योग है। तो यहाँ पर आपका कन्नौज हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट किन दो राज्यों में फैला हुआ है? उत्तर प्रदेश में चित्रकूट किन दो राज्यों में फैला हुआ है? आपके पास ऑप्शन 5 हैं। तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। चित्रकूट मंडल एक हिस्सा एमपी में, तो आपका कुछ हिस्सा आपका जो है यूपी में आता है। कह रहा गोरखपुर का नाम किस प्रसिद्ध संत के नाम पर पड़ा है? तो गोरखपुर का नाम किस प्रसिद्ध संत के नाम पर पड़ा है? तो आपके जो है यहाँ पर हो जाएगा गोरखनाथ। गोरखपुर का नाम प्रसिद्ध योगी गोरखनाथ के नाम पर पड़ा है, जिनका मठ आज भी आपका गोरखपुर में विद्यमान है। कह रहा उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हथकरघा नगरी के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हथकरघा नगरी के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मऊ। मऊ शहर सिल्क और हथकरघा उद्योग के लिए आपका जो है सिल्क और किसके लिए? आपका हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कह रहा कि आपका ककरेटा बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ककरेटा बांध। तो ककरेटा बांध जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो आपका ललितपुर में। यह बांध बेतवा नदी पर है। कहाँ पर? यह बांध आपका जो है बेतवा नदी पर स्थित है और यह सिंचाई कार्यों के लिए आपका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा कि खुर्जा किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? खुर्जा यहाँ पर जो है आपका देखिए चीनी मिट्टी यानी पाटरी के लिए। तो खुर्जा यानी बुलंदशहर, कहाँ ने? खुर्जा यानी बुलंदशहर अपनी चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। इसे सिरेमिक नगरी यानी सिरेमिक नगरी भी जो है इसे कहा जाता है, सिरेमिक नगरी। कह रहा कि उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल कहाँ स्थित है? तो रामगढ़ ताल जो आपका है गोरखपुर में। गोरखपुर का रामगढ़ ताल लगभग आपका 1700 कितना
1700 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पर 1700 एकड़ में फैला हुआ है और ये आपका जो है पर्यटन आपका स्थल है। कैसा? तो पर्यटन स्थल है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद मिनी कश्मीर कहलाता है? तो मिनी कश्मीर के नाम से कौन सा जनपद आपका जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा पीलीभीत। पीलीभीत का प्राकृतिक सौंदर्य, वन संपदा और जलवायु इसी मिनी कश्मीर कहलाता है। उत्तर प्रदेश का नामांकन का प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा था? तो उत्तर प्रदेश का नामांकन का प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा था? तो ये थे आपके गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत। बात है आपकी सन 1937 की। सन 1937 में गठित संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर सन 1950 में उत्तर प्रदेश जो है आपका रख दिया गया था और गोविंद बल्लभ पंत के सुझाव पर यह रखा गया था। कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरौरा परमाणु संयंत्र आपका स्थित है? तो नरौरा जो आपका बुलंदशहर में है। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बुलंदशहर जिले में गंगा के नदी के तट पर है और ये भारत का एकमात्र आपका परमाणु संयंत्र है। किस शासक के शासनकाल में फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ? तो किस शासक के शासनकाल में फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अकबर। अकबर ने 1571 में फतेहपुर सीकरी का नगर की स्थापना की। कुछ समय के लिए मुगल राजधानी भी ये आपका रहा है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है? चलिए ऑप्शन दिखाते हैं। सबसे पुरानी नगर पालिका उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वाराणसी। वाराणसी नगर पालिका 1861 में गठित हुई थी और यह भारत में सबसे प्राचीन नगर पालिकाओं में से एक है। कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मिनी कश्मीर कहलाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर हो जाएगा आपका पीलीभीत। पीलीभीत जिले का वातावरण, नदियाँ और हरियाली है। इसी वजह से मिनी कश्मीर की उपमा दी जाती है। यहाँ आपका यहाँ पर क्या है? यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी आपका स्थित है। उत्तर प्रदेश से कौन सा नगर राजाओं का नगर कहलाता है? राजाओं की नगरी कहलाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अयोध्या। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि रही है, कुछ राजवंशों की राजधानी रही है, इसलिए इसे राजाओं की जो है नगरी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? तो ये आपका जो है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में इस योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ हुआ था आपका सन 2015 में आपका हुआ था। कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में कालिंदी नदी बहती है? कालिंदी नदी। तो कालिंदी नदी आपकी बहती है मथुरा में। कालिंदी यानी यमुना नदी मथुरा और वृंदावन से होकर बहती जिसे जहाँ इसे पवित्र माना जाता है। प्रदेश का कौन सा शहर कांच नगरी कहलाता है? कांच नगरी या आपका सुहाग नगरी व फिरोजाबाद को कहते हैं। फिरोजाबाद अपने कांच और चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे कांच नगरी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में आपके 8 मंडल हैं। 8 मंडलों में जैसे लखनऊ, मेरठ, वाराणसी इत्यादि आपके शामिल हैं। कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट है? तो यहाँ पर आपका 7.3% है। तो उत्तर प्रदेश भारत के कुल भूभाग में लगभग आप 7.3 भाग आपका घेरता है। उत्तर प्रदेश में बेटी जन्मोत्सव की पहली किस जिले से हुई थी? उत्तर प्रदेश में बेटी जन्मोत्सव की पहल जो है किस जिले से शुरू हुई थी? तो ये जो आपकी होती है देवरिया से। कहाँ से? देवरिया जिला में कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में बेटी जन्मोत्सव आंदोलन शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नवाबों का शहर कहलाता है? तो नवाबों का शहर आपका लखनऊ कहलाता है। लखनऊ नाजिम तहजील और कला संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे नवाबों का शहर कहते हैं। उत्तर प्रदेश में सरयू नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में सरयू नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बागेश्वर उत्तराखंड में।
बागेश्वर जो है सरयू नदी का उद्गम उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के पास है, जो बाद में उत्तर प्रदेश के अयोध्या से होकर जो है बहती है। कह रहा है उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? चलिए ऑप्शन एक बार मैं आप सभी को दिखा दूँ। तो यहाँ पर देखिए 5 ऑप्शन है। तो उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो आपका है वह लखनऊ में है। लखनऊ में अटल बिहारी, कौन सा? अटल अटल बिहारी एकाना एकाना स्टेडियम। एकाना स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश के कौन से नगर को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कन्नौज। कौन सा? कन्नौज अपने जो है इत्र सुगंध उद्योगों के लिए आपकी काफ़ी प्रसिद्ध है और आपके यहाँ पर खुशबू वाले तेल भी बनाए जाते हैं। प्रदेश में लखनऊ समझौता कब हुआ था? प्रदेश में लखनऊ समझौता यानी लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका सन 1916 में। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ में हुआ था और यह समझौता हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक आपका था। करा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी? तो ये आपका ग्वालियर हो जाएगा। अब 1858 की बात है। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के नज़दीक कोट की सराय में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। करा उत्तर प्रदेश में पर्यटन पुलिस की स्थापना कब हुई? सन 2018 में। राज्य में पर्यटकों की सुरक्षा हेतु 2018 में पर्यटक पुलिस यूनिट गठित की गई थी। कह रहा उत्तर प्रदेश में आज़ाद पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में आज़ाद पार्क कहाँ स्थित है? तो यह फिलहाल आपका प्रयागराज में। प्रयागराज का आज़ाद पार्क अल्फ्रेड पार्क भी कहा जाता है, जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद ने आत्म बलिदान दिया था। कह रहा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान कार्बन क्रेडिट परियोजना से जुड़ा पहला जिला बना है? उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान जो कार्बन क्रेडिट परियोजनाओं से जुड़ा पहला जिला बना है? ये आपका गोरखपुर। गोरखपुर जिले को जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्बन क्रेडिट परियोजना में भाग लेकर ये उपलब्धि प्राप्त की गई है। करा उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? यहाँ पर 340 किलोमीटर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लगभग 340 किलोमीटर लंबा है, जो चित्रकूट को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ता है। करा उत्तर प्रदेश की राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? यहाँ पर आपका राज्यपाल होता है। 1 मिनट। अब कौन सा नंबर आपका प्रश्न है? तो आपका 48 नंबर है। यहाँ पर आपका हो जाएगा मुख्यमंत्री। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। करा कि उत्तर प्रदेश में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो आपकी सन 2005 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत 2005 में उत्तर प्रदेश राज्य विविधता बोर्ड गठित किया गया था। कह उत्तर प्रदेश के पहले वन स्टेट यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो आपका लखीमपुर खीरी जिले में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2024 में लखीमपुर खीरी में राज्य की पहली वन विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। यहाँ पर आपका लखीमपुर खीरी। कहना का आपका सीपीयू में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मुख्य कार्य क्या होता है? सीपीयू में जो आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू का मुख्य कार्य क्या होता है? तो अंक गणितीय एवं तार्किक क्रिया करना। क्या करना? अंक गणितीय एवं तार्किक क्रिया करना। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू का वह भाग है जो गणना, जोड़ घटाव, तार्किक क्रियाएं जैसे अपना एंड अथवा और नॉट का यहाँ पर प्रयोग करता है। हालांकि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी किस प्रकार की होती है?
कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी है वह किस प्रकार की होती है? तो ये जो आपकी यहाँ पर होती है अस्थाई होती है। कैसी? अस्थाई होती है, आपका वोलेटाइल होती है। तो अधिक रैम अस्थाई होता है, जिससे जो है जिससे बिजली बंद होते ही डेटा मिट जाता है। किसी आईपी एड्रेस में आपका IPv4 की लंबाई कितनी बिट होना चाहिए? तो यहाँ पर होना चाहिए आपका 32 बिट। कितना? 32 बिट है। आपके IPv4 एड्रेस में 32 बिट का होता है, जिसमें आपका 192.168.001 आपका होता है। पैरामैक्स एक्सेल में कंट्रोल प्लस किसके उपयोग के लिए आपका जो है यहाँ पर किया जाता है? पैरामैक्स एक्सेल में कंट्रोल प्लस और आपका ग्रेव एक्सेंट दबाने से क्या होता है? तो इससे होता क्या है? फार्मूला दिखाता है। क्या दिखता है? फार्मूला दिखाते हैं। अब यह एक्सेल में यह शॉर्टकट सेल सभी का फार्मूला को सीधा दिखाता है, जिससे वह त्रुटि जांचना आसान हो जाता है। मेरा कंप्यूटर वायरस का कौन सा प्रकार ईमेल और अटैचमेंट के माध्यम से जो है फैलता है? यहाँ पर आपका हो जाएगा बॉम। कौन सा? बॉम, ऑप्शन नंबर ए। बॉम यानी कीड़ा। बॉम यानी कीड़ा। कीड़ा नेटवर्क और ईमेल के माध्यम से स्वतः फैलता है, जहाँ आपके बॉम यानी कीड़ा नेटवर्क और ईमेल के माध्यम से स्वतः फैलता है, जबकि ये क्या करता है? ट्रेजोन किसी फाइल में छिपा होता है। BIOS का पूर्ण रूप क्या है? तो BIOS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर के स्टार्टअप पर हार्डवेयर की जांच आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के कार्य करता है। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पर बात करें आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर यहाँ पर जो क्या है? तो स्कैनर यहाँ पर आपका इनपुट है। तो यहाँ पर स्कैनर आपका इनपुट है, बाकी स्पीकर हो गया, प्लाटर हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब आपके आउटपुट हैं। ये सब आपके क्या है? तो आउटपुट है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर यहाँ पर जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग का तात्पर्य क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग का तात्पर्य क्या है? तो नेटवर्किंग बंद करना। क्या हो जाएगा? आपके नेटवर्किंग बंद करना। क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्वर, स्टोरेज और एप्लीकेशन नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध होते हैं, जिसमें गूगल ड्राइव और आपका ABS और आपके एज्योर आपके होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का उपयोग क्या है? तो यहाँ पर इसका काम होता है सुरक्षा नेटवर्क प्रदान करना। जैसे फायरवॉल जो होता है अनाधिकृत एक्सेस से नेटवर्क की रक्षा करता है और इनकमिंग और आउटगोइंग में ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। करा कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी का उपयोग किसके लिए होता है? तो यहाँ पर होता है अस्थायी रूप से रैम के विस्तार हेतु। जब रैम पर्याप्त ना हो तो हार्ड डिस्क का हिस्सा अस्थायी रैम के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें वो आपका वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर में आपका कैच मेमोरी किसके बीच होती है? तो CPU और रैम के बीच। किसमें? CPU और रैम के बीच, जिससे डेटा प्रोसेसिंग स्पीड जो है बढ़ती है। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट एल प्लस एल शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो MS वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन आपके पास यहाँ है। तो लिस्ट आपका बुलेट लगाने के लिए, किसके लिए? लिस्ट बुलेट लगाने के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल दबाने से पैराग्राफ में बुलेटिन लिस्ट बन जाती है।
कह रहा कंप्यूटर नेटवर्क में डीएनएस का कार्य क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क में डीएनएस का कार्य क्या है। तो आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलना, यानी डीएनएस मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। आईपी एड्रेस को वेबसाइट नाम बदलता है, जैसे आपका 142 यहाँ पर 142.250 और 183 68 इस तरह से आपका क्या होता है, तो आपका google.com आपका इस तरह से आता है। तो आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलने का कार्य करता है। कह रहा फिनिशिंग क्या है, यहाँ पर आपका फिशिंग क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइबर अपराध है जिससे नकली इमेज भेजा जाता है। तो फिशिंग में यूजर से पासवर्ड और बैंक जानकारी नकली वेबसाइट और ईमेल से ली जाती है। कंप्यूटर में पोस्ट शब्द का अर्थ क्या है। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कंप्यूटर ऑन होते ही आपका BIOS द्वारा हार्डवेयर की जांच की जाती है, इसे आपका पोस्ट कहा जाता है। कह रहा ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग सीधे यूजर से संपर्क करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग सीधे यूजर से संपर्क करता है। तो ये जो आपका होता है, यहाँ पे बात करें आपका यूजर इंटरफेस ऑप्शन नंबर सी। यूजर और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के संवाद के लिए इंटरफेस का उपयोग किया जाता है, जैसे आपका कमांड लाइन या आपका GUI होता है। 17 नंबर है, करंट में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर आपका हो जाएगा लिनक्स, ऑप्शन नंबर सी। लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे कोई भी मुफ्त में उपयोग और आपका संशोधित कर सकता है। कह रहा कि आपका 127.0001 IP एड्रेस का उपयोग किसके लिए होता है। ये आपका था लूप बैक टेस्टिंग के लिए। किसके लिए, लूप बैक टेस्टिंग के लिए। और इसका उपयोग नेटवर्क टेस्टिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कह रहा कि कंप्यूटर वायरस को पहचानने और हटाने के लिए क्या प्रयोग होता है। कंप्यूटर वायरस को पहचानने और हटाने के लिए क्या प्रयोग होता है। तो यहाँ पर होता है एंटीवायरस। कौन सा, एंटीवायरस। एंटीवायरस जैसे क्विक हील, नॉर्टन, अवास्ट सिस्टम से वायरल को खोजकर हटाता है। कह रहा कंप्यूटर नेटवर्क में हब क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में हब क्या कहलाता है, तो डेटा को सभी नोड्स को भेजता है। क्या करता है, डेटा को सभी नोड्स को भेजने का कार्य करता है। तो जैसे हब एक सामान्य डिवाइस है जो नेटवर्क में डेटा के सभी कंप्यूटरों द्वारा प्रसारित किया जाता है। बोर्ड आपके, तो बोर्ड कार्ड डिवाइस जैसे आपके हो गए यहाँ पे। तो कह रहा है मानव शरीर में RBC का यहाँ पर जीवन काल आपका कितना होता है। मानव शरीर में RBC का जो है औसत जीवन काल कितना होता है। यहाँ पर आपका होता है 120 दिन। लाल रक्त कणिकाएँ जिसमें बात करें RBC रेड ब्लड सेल्स लगभग 120 दिन होता है, जिसके बाद आपका प्लीहा यानी स्लीपन में नष्ट हो जाती है। कह रहा पौधों में जड़ों द्वारा जल का अवशोषण मुख्यतः किस प्रक्रिया से होता है। तो पौधों में जड़ों द्वारा जल का अवशोषण मुख्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो परासरण के द्वारा, यानी ओस्मोसिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। जड़ जड़ के रूट आपके हेयर मिट्टी से जल की परासरण प्रक्रिया द्वारा अवशोषित कर लेता है, जब जल कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर आपका जाता है। करा कि पित्त रस का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है। तो पित्त रस का निर्माण जो है शरीर के किस अंग में होता है, तो आपको यकृत यानी लीवर में। पित्त रस यकृत में बनता है और पित्ताशय में संग्रहित होता है। यह वसा फैक्ट के पाचन में जो है सहायता करता है। करा DNA की द्विगुणित कुंडलाकार संरचना की खोज किसने की थी। DNA मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो DNA की द्विगुणित कुंडलाकार संरचना की खोज किसने की थी, तो वाटसन और क्रिक ने। किसने, वाटसन और क्रिक ने DNA की डबल हेलिक्स संरचना की मॉडल प्रस्तुत किया था। करा रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन यहाँ पर आवश्यक है। तो विटामिन के जो है थक्का जमने के लिए आपका जो है क्लोटिंग में आवश्यक है, प्रोटीनों के निर्माण में मदद करता है। करा मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यहाँ पर जो है आपका लीवर हो जाएगा। अंग पूछा जाए तो आपका त्वचा हो जाएगा, यानी स्किन हो जाएगा। अगर आपका अंग पूछा जाए तो आपका स्किन हो जाएगा, यानी आपकी त्वचा हो जाएगी। त्वचा हो जाएगी, यहाँ पर त्वचा हो जाएगी।
अब यहाँ पर ग्रंथि पूछी गई तो आपकी यकृत हो जाएगा। और इसका वजन लगभग आपका कितना होता है, 1 मिनट, आपका 1.5 किलोग्राम, कितना, 1.5 किलोग्राम आपका होता है। कह रहा कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस अवशोषित होती है। तो यहाँ पर होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से जल में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं, या इस प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मलेरिया रोग किसके कारण होता है। तो मलेरिया रोग किसके कारण होता है, ऑप्शन तो यहाँ पर आपके पास होंगे। तो मलेरिया जो है किसके कारण होता है, मलेरिया जो आपके परजीवी के कारण है। मलेरिया आपके प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, जिसे आपका मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से फैलता है। पौधों की जड़ों की वृद्धि किस भाग में होती है। पौधों की जड़ों की वृद्धि किस भाग में होती है। तो यहाँ पर होती है आपकी, बात करें आपका ऑप्शन नंबर ए विकल्प हो जाएगा, मूल शीर्ष से। मूल शीर्ष से यानी रूट टिप्स से। जड़ के शीर्ष भाग में कोशिका विभाजन क्षेत्र होता है, जहाँ से नई कोशिकाएं बनती हैं और जड़ लंबाई में बढ़ती हैं। कह रहा मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण किस अंग में होता है। तो यहाँ पर आप सभी ने जो है मानव शरीर में ये जो है इंसुलिन का निर्माण किस अंग में होता है, तो आपके अग्नाशय में, जिसे हम पेंक्रियाज कहते हैं। अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिकाओं को बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन बनाती हैं, जो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। कह रहा कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो ये आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। कौन थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। बात सन 1928 में फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक प्रथम एंटीबायोटिक की खोज की थी, और ये आपके फफूंदी से प्राप्त होती है। पौधे में जल का वाष्पोत्सर्जन किस अंग से होता है, ट्रांसपिरेंस। तो पौधे में जल आपका जो है जल का वाष्पोत्सर्जन किस अंग से होता है, तो आपकी पत्ती से। पत्तियों के रंध्र यानी आपके स्टोमोटा से जल वाष्प में जो है रूप में बाहर निकलता है, और यही आपका वाष्पोत्सर्जन है। अगर मानव शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ स्राव होता है। मानव शरीर में जो है आपका थायरॉक्सिन का जो है हार्मोन कहाँ से स्राव होता है, तो थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है, और यह थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, और आपके जो है मेटाबॉलिज्म का स्तर को नियंत्रित करती है। करा डीएनए और आरएनए का प्रमुख अंतर क्या है। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, आरएनए का मतलब आपका राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो ये आपका क्या होता है, आरएनए में थायमिन नहीं होता है। क्या होता है, आरएनए में आपका थायमिन नहीं होता है, और डीएनए में आपका बेस थायमिन होता है, जबकि आरएनए में आपको इसकी जगह आपका यूरेसाल पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधे में किसका कारण बनता है। तो आपका लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि यहाँ पर क्लोरोफिल पौधे में किसका कारण बनता है। तो ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, आपको कमेंट करके बताना है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। कह रहा क्लोरोफिल पौधे में किसके कारण बनता है, तो 15 नंबर बायोलॉजी का। मैं वेट करूंगा आपके जो है कमेंट का। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। अपने भाई को प्यार और आशीर्वाद दीजिए। तो गले में इस टाइम काफ़ी प्रॉब्लम है, इस वजह से आपकी रेगुलर क्लासें नहीं हो पा रही हैं। किसी किसी तरह से यहाँ पर जो है मैं क्लास लेकर आया हूँ। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे।